हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर लाइव। सो आज की वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो न्यूज़ रीडिंग के माध्यम से हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। ये न्यूज़ मैं ले आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। साथ ही साथ ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी समझते जाएंगे और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको इसमें सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को। तो न्यूज़ की हेडलाइन है अनऑथराइज्ड प्रोक्यूरमेंट। अनऑथराइज्ड का मतलब होता है अनधिकृत, यानी कि जिस पर अधिकार ना हो, यानी कि किसी अथॉरिटी ने उसे अधिकृत नहीं किया है, अनधिकृत। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदारी, तो अनधिकृत खरीदारी। और कॉमा लगाकर बताया एंड को। सप्लाई ऑफ रेलवे ई टिकट्स अ सोशल क्राइम। और पूर्ति करना, सप्लाई का मतलब पूर्ति करना, किस चीज की? रेलवे ई टिकट की पूर्ति करना। तो अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत खरीदारी और अनधिकृत सप्लाई यानी कि पूर्ति किस चीज की? रेलवे ई टिकट्स की एक सोशल क्राइम है। कौन कह रहा है ऐसा? सेज टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट का यहाँ पे मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कह रहे हैं। से यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे है, एस लगा है ना वाई के आगे, तो ये सिंगुलर फॉर्म पे है और से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पे है। और हमारा सब्जेक्ट है कोर्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और न्यूज़ की हेडलाइन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन इसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है टॉप कोर्ट सेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये थी हेडलाइन। और याद करने के लिए टर्म्स है यहाँ पे। अनऑथराइज्ड, इसका मतलब होता है अनधिकृत, जिस पर अधिकार ना हो। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद। और तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया थर्सडे को। तो वीक के एवरीडे जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, सभी वीक के एवरीडे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेल्ड, अब यहाँ पे होल्ड अपने सेकंड फॉर्म पे है। और यहाँ पे होल्ड का मतलब है जजमेंट देना। तो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना या जजमेंट देना भी होल्ड कहलाता है। और यहाँ पे होल्ड अपने सेकंड फॉर्म पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? कि अनऑथराइज्ड बिजनेसेस यानी कि अनधिकृत व्यवसाय किस चीज का? ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग रेलवे टिकट्स। प्रोक्यूर करने का यानी कि खरीदने का और उसे आपूर्ति करने का। रेलवे टिकट्स को खरीदने का और उसे आपूर्ति करने का जो धंधा है, और वो कैसा धंधा है? अनऑथराइज्ड धंधा है, यानी कि अवैधानिक है या अनधिकृत धंधा है। इस है। अब देखिए यहाँ पे इस किसी न किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया होगा, क्योंकि इस कोई ना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही तो आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किसके लिए आया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है? क्या ये अनऑथराइज के लिए आया है? बिजनेस के लिए आया है? कि प्रोक्यूरिंग के लिए आया है? सप्लाई क्या है? किसके लिए आया है? आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और उसके वर्ब से ही पूरा होता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस था सुप्रीम कोर्ट और उसका वर्ब। तो ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हेल्ड। लेकिन इसके बाद एक और आता है नाउन, बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस हमारा है सब्जेक्ट। इसका नाउन का, इसका वर्ब कहाँ है भाई? तो इसका वर्ब है इज। ठीक है, तो हम ऐसे पहचाने कि सब्जेक्ट के साथ इसका वर्ब है इज। ठीक है। और ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन से लेके ई टिकट्स तक, तो ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनका काम होता है बिजनेस यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना। और जो फ्रेज एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में, तो वो नाउन फ्रेज भी कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज भी है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। तो जो नाउन फ्रेज बन सकते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस बना है सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस को भी हम सब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस जिसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है, वो है क्या है? अ सोशल क्राइम, एक सामाजिक अपराध है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में दिया है। विच, जिसे मस्ट बी स्टॉप्ड, जिसे स्टॉप करना है यानी कि जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ से रोकना जरूरी है? इन इट्स ट्रैक्स, तो इसके जो पथ है उससे रोकना इसे जरूरी है, यानी कि अनऑथराइज्ड बिजनेस को रोकना जरूरी है। एंड और क्रिमिनल एक्शन शुड बी प्रॉम्प्ट, और क्रिमिनल यानी कि आपराधिक कार्रवाई शुड बी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत,
तो तुरंत होना चाहिए आपराधिक कार्रवाई, तो इस पर तुरंत होना चाहिए आपराधिक कार्रवाई। एज, क्योंकि, एज का यहाँ पे मतलब है क्योंकि, द नेशनल इकोनॉमी इज अफेक्टेड, क्योंकि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अफेक्टेड होती है, यानी कि प्रभावित होती है। तो ये था पहला पैराग्राफ। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं याद करने के लिए। तो अनऑथराइज का मतलब होता है अनधिकृत, और प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है खरीदना, और यहाँ पे प्रोक्यूर अपने जीरेंड फॉर्म पे है, प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीदना। सप्लाइंग भी यहाँ पे अपने जीरेंड फॉर्म पे है, सप्लाइंग का मतलब होता है आपूर्ति करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी, त्वरित, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अफेक्ट यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे अफेक्टेड। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द वर्डिक्ट बाय अ बेंच, वर्डिक्ट का मतलब होता है आदेश या फैसला। तो फैसला, किसका फैसला? बेंच का फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला। हेडेड, अब यहाँ पे हेड वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, और हेड का मतलब यहाँ पे है अध्यक्षता करना, ठीक है। और हेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन रहे हैं ये, और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का काम होता है नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे नाउन क्या है? बेंच है, ठीक है। तो बेंच को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वर्डिक है मेन सब्जेक्ट। तो वर्डिक बाय अ बेंच केम, तो वर्डिक आया। केम वर्ब है यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म पे, कम का केम, तो वर्डिक आया। ऑन टू अपील्स, दो अपीलों में आया। फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के दो अपील पर यह फैसला आया। अब यह केरला हाई कोर्ट का जो अपील किस संबंध में था? रिगार्डिंग, के संबंध में, किस संबंध में था ये? प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ ई टिकट्स। तो संबंध किसका था? प्रोक्यूरमेंट का यानी कि खरीद का, और आपूर्ति का ई टिकट्स के। तो इसमें कहना चाह रहा है कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला ई टिकट की खरीद और आपूर्ति के संबंध में केरल उच्च न्यायालय की दो अपीलों पर आया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। तो रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, के संबंध में, किस संबंध में? खरीद और आपूर्ति के संबंध में ई टिकट के। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द इंडियन रेलवेज, अब देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवेज के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच में बातें को। तो द इंडियन रेलवे इज, है, तो भारत का रेलवे है, क्या है? अ की स्टोन है। की स्टोन का मतलब होता है मूल तत्व, यानी कि बेसिक, मुख्य आधार है, आधार स्तंभ है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे आधार स्तंभ है या मूल तत्व है, किस चीज का? ऑफ अवर कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो भारत के यानी कि हमारे देश के अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अधोसंरचना, तो अधोसंरचना का मूल आधार है, मूल स्तंभ है। इट कैरीज अराउंड 673 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली, यह यात्रा कराता है। कैरीज का मतलब होता है यात्रा कराना। तो हमारा रेलवे यात्रा कराता है लगभग, अराउंड का यहाँ पे मतलब है लगभग 673 करोड़ यात्रियों को। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, वार्षिक, एनुअली, ठीक है। तो यह यात्रा कराता है लगभग 673 करोड़ यात्रियों को हर साल। एंड हैज अ ट्रिमेंडियस, और इसका जबरदस्त, ट्रिमेंडियस का मतलब होता है जबरदस्त, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, तो बहुत बड़ी मात्रा में यह जबरदस्त प्रभाव है किस पर? ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर। किस चीज की? भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो इंडियन रेलवे का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा या जबरदस्त प्रभाव है। एनी एफर्ट्स टू डिसरप्ट द इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी, एनी एफर्ट्स यानी कि कोई भी प्रयास जो डिसरप्ट करे यानी कि बाधित करे, किसे बाधित करे? इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता को, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता को। तो कोई भी प्रयास जो बाधित करे अखंडता को या स्थिरता को, किस चीज की अखंडता स्थिरता? ऑफ द टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम की यानी कि टिकट प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बाधित करे ऐसा कोई भी प्रयास हैज टू बी स्टॉप्ड, उसे रोका जाना चाहिए। ऑन इट्स ट्रैक्स, उसे रास्ते पर ही रोका जाना चाहिए। ट्रैक्स का यहाँ पे मतलब है रास्ते पर, ठीक है। और यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाए आपको पता है? हैज हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे हम एफर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एफर्ट्स यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफर्ट्स प्लस हैज टू, तो हैज टू यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज टू
प्लस बी प्लस स्टॉप वर्ब थर्ड फॉर्म। तो प्रयास को रोका जाना चाहिए या प्रयास को रोकना होगा, ठीक है, उसके रास्ते पर ही। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जस्टिस दत्ता के, जो कि हमारे स्पीकर थे इस सेंटेंस के यानी कि इस पैराग्राफ के, उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया था। हु ऑथराइज द जजमेंट ऑब्जर्व। ऑथराइज का मतलब होता है लिखना, तो उन्होंने जजमेंट लिखा था। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का यहाँ पे मतलब है कहना, बात कहा, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं याद करने के लिए। तो की स्टोन का मतलब होता है मूल तत्व या आधार, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अधोसंरचना। और ट्रिमेंडियस ये बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में या जबरदस्त तरीके से। इम्पैक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, प्रभाव। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द केस रिवॉल्व अराउंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989। तो ये केस घूम रहा था, रिवॉल्व को यहाँ पे मतलब घूमना, तो ये घूम रहा था किसके किसके चारों तरफ घूम रहा था? प्रावधान के। और ये प्रावधान किसका? इंडियन रेलवे एक्ट का धारा 143 प्रावधान के चारों ओर यह केस घूम रहा था। विच रिस्ट्रिक्ट्स, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना या बाधित करना। तो जो बाधित करता है या रोकता है, पाबंदी लगाता है, तो ये सेक्शन के बारे में बात हो रहा है विच प्रोनाउन का यूज करके। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बताया गया है सेक्शन को, ठीक है। तो ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है यानी कि बाधित करता है किसे? एंटिटीज को, संस्थानों को। जो, अब यहाँ पे फिर से एंटिटीज के लिए आया है विच, ठीक है। तो इन ये विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे फिर से आया है और यहाँ पे संस्थान के बारे में बताने आया है यहाँ पे। तो ये सेक्शन जो रोकता है संस्थानों को, और ये संस्थान जो है क्या है? नॉट अंडर द डिसिप्लिनरी कंट्रोल। तो ये संस्था नहीं है किस पे? अंडर द डिसिप्लिनरी यानी कि अनुशासनात्मक नियंत्रण के अंदर नहीं है। ऑफ और आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द रेलवेज ऑफ, यानी कि ये रेलवे के अनुशासनात्मक कंट्रोल में भी नहीं है और ये रेलवे से ऑथराइज भी नहीं है, यानी कि ये रेलवे से अधिकृत भी नहीं है। टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ टिकट्स। कंडक्ट यहाँ पे मतलब है संचालित करना, क्या चीज को? धंधे को संचालित करना, किस चीज के? प्रोक्यूरमेंट के और सप्लाई के, यानी कि खरीद के और उससे पूर्ति की। टिकट्स के खरीद के और पूर्ति के धंधे को संचालित करने का भी उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है और कोई भी अनुशासनात्मक कंट्रोल नहीं है रेलवे द्वारा। सेक्शन 143, अब यहाँ पे सेक्शन 143 के आगे आया है कॉमा, और कॉमा कहाँ तक है? पीनल प्रोविजन तक, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 143 की एक्स्ट्रा डिटेल। तो सेक्शन 143 अ पीनल प्रोविजन वाज इनेक्टेड। इनेक्टेड वर्ब का, इनेक्टेड यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म पे, ठीक है, जिसका मतलब होता है लागू करना। और यहाँ पे हमारा सेक्शन 143 है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को लागू किया गया था, और ऑब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि सेक्शन 143 को इनेक्ट किया गया था, और ये सेक्शन 143 क्या है? एक दंडात्मक प्रावधान है। पीनल का यहाँ पे मतलब होता है दंडात्मक, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन 143 एक दंडात्मक प्रावधान है जिसे लागू किया गया था टू टैकल अ सोशल क्राइम। टैकल का यहाँ पे मतलब है निपटने में। तो क्या निपटने में? सामाजिक अपराध को निपटने में इसे लागू किया गया था। द कोर्ट सेड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं याद करने के लिए। तो प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, और रिवॉल्व अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द चारों ओर होना, ठीक है। तो ये प्रावधान चारों ओर है, किस चीज के? सेक्शन 143 के। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंदी लगाना या रोकना। एंटिटी का मतलब होता है संस्थाने। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अनुशासनात्मक। कंडक्ट का यहाँ पे मतलब होता है संचालित करना, बिजनेस को संचालित करना। इनेक्ट वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है लागू करना। तो कानून को लागू करने के लिए जनरली इसका उपयोग किया जाता है इस टर्म का, इनेक्ट। टैकल का यूज कर सकते हैं जब आपको बताना हो कोई डिफिकल्ट चीज से आप निपट रहे हैं या कोई प्रॉब्लम से निपट रहे हैं, तो निपटना, टैकल। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द होल स्कीम, यहाँ पे होल स्कीम के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, स्पीकर की बातों को जस के तस लिख दिया गया है। तो क्या लिखा है? द होल स्कीम यानी कि पूरा योजना। होल का यहाँ पर मतलब है पूरा, पूरा योजना ऑफ
ई टिकटिंग की पूरी योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो इस स्कीम को शुरू किया गया था, और यहाँ पे स्कीम है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो इस स्कीम को ई टिकटिंग की स्कीम को शुरू किया गया था, किसके लिए? फॉर द कन्वीनियंस, सुविधा के लिए। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, सुविधा के लिए शुरू किया गया था। एंड और बेटरमेंट, भलाई के लिए शुरू किया गया था। किस चीज की, किसकी भलाई के लिए? ऑफ द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन। पैसेंजर्स की भलाई के लिए शुरू शुरू किया गया था, पैसेंजर्स की एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था, ऑफ ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, यानी कि ट्रेन में यात्रा के अनुभव की सुविधा और बेहतरी के लिए ई टिकटन की पूरी योजना शुरू की गई थी। ड्यू टू विच, जिसके कारण द प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ दीज ई टिकट्स, जिसके कारण द प्रोक्यूरमेंट यानी कि खरीद और आपूर्ति किसकी? इन ई टिकट्स की। और यहाँ पे ई टिकट्स के आगे आया है कॉमा, और कॉमा कहाँ तक है? यहाँ तक। तो इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो इसके कारण खरीदी और आपूर्ति किसकी? ई टिकट्स की। इज हाईली रेगुलेटेड, अत्यधिक विनियमित है। रेगुलेट का मतलब होता है यहाँ पे विनियमित। तो इस टिकटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से अत्यधिक विनियमित है। और ई टिकट्स के बारे में क्या बता रहा था? राइटफुली सो, न्याय संगत रूप से। राइटफुली सो का मतलब यहाँ पे न्याय संगत रूप से। तो ई टिकट्स जो कि न्याय संगत रूप से, हाईली यानी कि अत्यधिक विनियमित है। ऐसा कौन कह रहे हैं? जस्टिस दत्ता रीजन, ऐसा जस्टिस दत्ता कारण बता रहे हैं। और यहाँ पे जस्टिस दत्ता के कारण बताने को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया, यानी कि उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो बेटरमेंट का मतलब होता है भलाई या बेहतरी, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। वन ऑफ द मैन, अब देखिए यहाँ पे मैन अपने प्लूरल फॉर्म पे है। जब मैन सिंगुलर में होते हैं तो MAN लिखा जाता है, और जब मैन प्लूरल में होते हैं, बहुत सारे मैन होते हैं, तो उसे हम MEN लिखते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मैन, और यहाँ पे मैन के आगे आया है कॉमा, कहाँ तक है? यहाँ तक। तो एक्स्ट्रा डिटेल भी बता रहा है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो पुरुषों में से एक जो है मैथ्यू चेरियन was accused of creating hundreds of fake user IDs। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और यहाँ पे एक्यूज अपने थर्ड फॉर्म पे है। तो वन ऑफ द मैन मैथ्यू चेरियन, तो यहाँ पे वन है कौन? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो मैथ्यू चेरियन जो कि एक है पुरुषों में से, उस पर आरोप लगाया गया है कि वह बनाता है, क्या बनाता है? सैकड़ों फेक आईडी बनाता है, क्या करने के लिए? टू सेल टिकट्स विदाउट एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम द रेलवेज, टिकट बेचने के लिए बिना किसी अधिकरण के। किससे? रेलवे से। तो रेलवे से बिना किसी अधिकरण के वह यूजर आईडी बना बना के टिकट बेचता है, फेक यूजर आईडी बना बना कर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने को, तो एक्यूज अच्छा टर्म है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, और यहाँ पे एक्यूज अपने थर्ड फॉर्म पे एक्यूज्ड। ऑथराइजेशन का मतलब होता है प्राधिकरण या अधिकरण, तो प्राधिकरण। और बाकी तो सब सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ऑल्दो, अब यहाँ पे फिर से ऑल्दो के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही डायरेक्ट स्पीच में है। किसकी बात है डायरेक्ट स्पीच में? जजमेंट में, ठीक है। तो जजमेंट की ही बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया। तो देखते हैं क्या लिखा है। ऑल्दो, हालांकि द इंटरनेट एंड ई टिकट्स वर अननोन इन इंडिया, हालांकि इंटरनेट और ई टिकट्स अनजान थे भारत में। व्हेन द एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स, जब एक्ट को लाया गया था फोर्स में, यानी कि लागू किया गया था। दिस कंडक्ट ऑफ मैथ्यू, यानी कि वही जिस पर आरोप लगाया गया है, हु इज नाइदर अ रेलवे सर्वेंट नॉर एन अनऑथराइज्ड एजेंट। तो ये मैथ्यू जिसके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि वह ना तो रेलवे का कर्मचारी है और ना ही ऑथराइज यानी कि अधिकृत एजेंट है। नेवरदिलेस अट्रैक्ट्स क्रिमिनलिटी अंडर सेक्शन 143(1)(a ऑफ द एक्ट। नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी, येट। तो नेवरदिलेस यानी कि फिर भी, अट्रैक्ट्स यानी कि इसका कंडक्ट, किसका? मैथ्यू का, आरोपी का कंडक्ट फिर भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है क्रिमिनलिटी को, यानी कि आपराधिकता को आकर्षित करता है। किसके तहत?
अंडर सेक्शन 143(1)(a) के तहत एक्ट, तो रेलवे एक्ट के 143(1)(a) धारा के तहत आपराधिकता को आकर्षित करता है उसका कंडक्ट, मैथ्यू का कंडक्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो अननोन का मतलब होता है अनजान, और ब्रिंग इनटू फोर्स का मतलब होता है कानून बनाना, और यहाँ पे ब्रिंग इनटू फोर्स अपने थर्ड फॉर्म पे है ब्रॉट इनटू फोर्स, ठीक है। क्रिमिनलिटी का मतलब होता है आपराधिकता, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।